हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पे। फ्रेंड्स, एल्टीग्रेड एग्जाम में एक चैप्टर आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली ये जो सिलेबस है स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो हमें दिया हुआ है वो आप केवल क्लास 11th-12th में तो नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि क्लास 11th में ये हमें थोड़ा सा दिखाई देता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, जिसमें हम केवल स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल पढ़ते हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम में आपकी दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेबस दिया हुआ है, दो तरह का दिया हुआ है। एक तो उसमें दिया हुआ है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा जो दिया हुआ है उसमें साथ में दिया हुआ है इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दो सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड्स, इन दो को हमें पढ़ना है अच्छे से डिटेल में। इस वाले चैप्टर में स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये पूरा पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात और, इसके अलावा कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है फ्रेंड्स, इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स चीज़ें होती हैं, लाइक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसको जब मैं जीआईसी वगैरह का कभी कराऊंगा तो मैं उसमें कवर करा दूंगा। फिलहाल क्योंकि हम दो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ध्यान देंगे जो हमारे मेन सिलेबस में है, एक यूवी और एक आईआर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वही सेम डिटेल में शुरू करूंगा, बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा, और बेसिक के साथ साथ करने के बाद फिर हम आज की इस वीडियो में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा देखेंगे, यूवी स्पेक्ट्रा को पूरा समझेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आती है, कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो बताता रहूंगा। और बाद में जो भी चैप्टर हो जाएगा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के आपके चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाला है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का आई थिंक कोई वीडियो अभी तक आपको इंटरनेट पे नहीं मिला होगा जो यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम के स्पेसिफिक हो। सिर्फ मैं बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस डिटेल में बनाऊंगा। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे मैं डाटा देखता हूँ तो यूनिक व्यूअर्स मिलते हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड्स, गिव अ हिट टू द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आल्सो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें अगर वर्क अच्छा लगता है मेरा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में देता हूँ। मैं आपको टीचर बना रहा हूँ, मैं आपको केवल एक एग्जाम क्लियर करने की दिशा में नहीं बढ़ा रहा हूँ, मुझे आपको टीचर बनाना है। ये चीज़ मैंने हमेशा से कही है, आपको आगे भी तो जाके पढ़ाना ही है। तो आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज पता होगी उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंटरव्यू में आपका मेन सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, तो जाने के बाद जब इंटरव्यू में आपको डिटेल्स पता होगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ वो इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं। तो बेस्ट क्या है, बेस्ट है अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो, और तब कोई क्वेश्चन करो। डेफिनेटली क्वेश्चन भी क्रैक होगा, एग्जाम भी क्रैक होगा, और आपकी बहुत अच्छी तैयारी, आपकी नॉलेज बन जाएगी। तो फ्रेंड चलिए फिर शुरू करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू करने से पहले इसमें एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो फ्रेंड्स, वेव की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जनरेट होती है, यानी ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पार्टिकल मोशन करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में भी पार्टिकल मोशन होते हैं। सो ऐसी तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, विद्युत चुंबकीय किरणें कहलाती हैं, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, ये सब। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमें पता लग गया कि ऐसी वेव्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। अब मान लो ये वेव सामने की तरफ चल रही है, इधर चल रही है, ये मैं कह सकता हूँ इसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन, चलने की दिशा है। तो ये चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं, दोनों वेव क्या हो जाएंगी, चलने की दिशा के लंबवत हो जाएगी। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एंड दे बोथ विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, चलने की दिशा के परपेंडिकुलर भी होती है, चलने की दिशा के भी 90 डिग्री पर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको बेसिक इसकी डिटेल याद रखनी पड़ेगी, इतनी बात क्लियर है, ओके। अब ये हमारा बेसिक हो गया। अब एक वेव की कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। वैसे तो जब मैंने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर कराया था उसमें मैंने सही चीज बेसिक करा दी थी, फिर भी मैं आपको वेव की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को रिकॉल करा देता हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि वेव्स में क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है। तो वेव्स में दो तीन चीजें मेनली ध्यान देनी है। जब भी कोई एक वेव जनरेट होती है फ्रेंड्स, तो एक वेव में जो हमारी वेव है, ये जनरली कौन सी वेव दिखा रहा हूँ मैं आपको, अगर पता हो पिछली वीडियो अगर आपने देखी प्रैक्टिस सेट 2 की, तो उसमें मैंने बताया था कौन सी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। मैं किसके लिए बता रहा हूँ, मैं फिलहाल ट्रांसवर्स वेव के लिए बता रहा हूँ। तो ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और उसमें क्या होता है, देखो ये दो पार्ट होते हैं। पार्टिकल्स कहाँ से पहले तो वाइब्रेशन करता है, मैं आपको बता दूँ, पार्टिकल होता है मीन पोजिशन पे, और ये पार्टिकल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो इससे वेव क्रिएट होती रहती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो जब हम ये यहाँ से वेव चली
इस तरह से पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्टेंस ये आई, फिर पार्टिकल की दूसरी साइड की मैक्सिमम डिस्टेंस ये आई है। तो आप ये देखो, जब हम इस वेव को प्लॉट कर रहे हैं तो इस पे दो पोजीशन आती है। एक तो सबसे टॉप वाली पोजीशन जिसे हम बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट इसे हिंदी में बोलेंगे शिखर, और एक सबसे नीचे वाली पोजीशन जिसे हम बोलते हैं ट्रो, ठीक है, इसे हम बोलेंगे गर्थ। तो दो पोजीशन आ गई, शिखर और गर्थ। अब फ्रेंड मीन पोजीशन से लेकर के मैक्सिमम बिंदु या फिर मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डेप्थ की ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, जिसे हम आयाम कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था आयाम। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वेवलेंथ। क्या आती है? वेवलेंथ। वो जो चीजें बताई वो तो बेसिक है, वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वेवलेंथ? एक वेव की दूरी यहां से यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है फ्रेंड्स, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी एक क्रेस्ट, पूरे क्रेस्ट और एक ट्रो को मिला करके जितनी डिस्टेंस वेव की बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ओके, अब एक और है, आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी यहां से यहां तक की, ठीक है, या दो कंसेक्यूटिव ट्रो के बीच की दूरी, इसे यहां से यहां तक की, ये भी हमारी क्या होती है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड हो गया? वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो। द डिस्टेंस ऑफ वन क्रेस्ट एंड वन ट्रो इज कॉल्ड द वेवलेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रेस्ट और ट्रो, दो क्रेस्ट यानी दो शिखर के बीच की दूरी, दो लगातार शिखर के बीच की दूरी, दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को भी हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है। अब देखो, मैं दो वेव्स दिखाता हूं, आप खुद से इमेजिन करना किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी कम। यहाँ ए वेव रहेगी या बी वेव रहेगी, तो एक तो ये है और दूसरी हमारी ये है। किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाली की ज्यादा है, जो वेवलेंथ है वो ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए की जो वेवलेंथ है वो बी से ज्यादा है। तो कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस में जितनी वेव्स बनेगी, जितनी ज्यादा वेव्स बनेगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जितनी कम वेव्स लेंथ बनेगी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स pass through a point in 1 second, pass through a point in 1 second। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी मैक्सिमम वेव्स आती हैं उनका जो नंबर होता है वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर हम बात करें, हमने दो एग्जांपल लिए थे ना, फिर से दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो ये हो गया, इसमें एक वेव इस तरह से बन रही है, ठीक है, और इस वाले में जो वेव्स बन रही है कुछ ऐसे बन रही है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? देखो, इसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी वेव्स बनी है? टू वेव्स, एक ये और एक ये, है ना, दो वेव्स बनी है। इसमें कितनी वेव्स बनी है अगर मैं कहूँ? तीन वेव्स बनी है नीचे वाले में। ठीक है, एक, दो एंड तीन, तीन वेव्स क्रिएट हुई हैं। तो ये जो है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ऑब्वियसली ए और बी में अगर हम कंपैरिजन देखें तो बी हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन ए, बी की फ्रीक्वेंसी ए से ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो बेसिक चीजें थी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में आपको पता होनी चाहिए। अब वेवलेंथ है, क्योंकि वो एक लेंथ है इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है। बड़ी यूनिट क्या होगी? मीटर में होगी। ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। उसके अलावा हम इसे नैनोमीटर में भी देखते हैं, क्योंकि जनरली जो वेव्स होती है वो मीटर, नैनोमीटर की रेंज की होती है, माइक्रोमीटर की रेंज की होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर के करीब, और नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, और एंगस्ट्रम में भी कुछ वेवलेंथ निकालते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, या फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी वेव्स बनी है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? मान लो मैं कह रहा हूं अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 60 वेव्स क्रिएट हुई है इन 1 सेकेंड्स, कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बनी है? 60 वेव्स बनी है। मान लो एक मॉस्किटो है, एक मॉस्किटो के पंख जो हैं, ठीक है, वो बहुत तेजी के साथ, आपको पता है, अप एंड डाउन फ्लैप करते हैं। वो उड़ता है जब, उसके मॉस्किटो के पंख फ्लैप करते हैं, और मान लो एक सेकंड के अंदर वो 1600 बार उसकी फ्लैपिंग चल रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? आप एकदम कह सकते हैं 1600 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड के अंदर 1600 बार पंखों को फरफराता है तो 1600 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, तो ये चीज है फ्रीक्वेंसी। आई होप कि बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। वेव कैरेक्टर्स की दो बेसिक चीजें हैं।
अब बात करते हैं कि सर जो वेव्स होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो इनमें एक और खास बात होती है, दिस इज कॉल्ड द एनर्जी। तीसरी चीज क्या आती है हमारी? एनर्जी। तो आपको एनर्जी का भी पता होना चाहिए। देखो, जो वेव्स जनरली क्रिएट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनमें होती है एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। ठीक है। अब जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, न्यू के। ये क्या है? ये सिंबल है न्यू, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। अब यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला तो आता है, वो आता है E इज इक्वल एच न्यू। एच न्यू, वेयर एच इज द प्लांक कांस्टेंट। एच क्या हो जाता है? एच हो जाता है प्लांक्स कांस्टेंट हो जाता है, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है, ये होती है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहीं से एक और फॉर्मूला आ जाता है कि सर एनर्जी वेवलेंथ से भी रिलेटेड है। बिल्कुल है। वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? वेवलेंथ के फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम न्यू का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दैट इज सी अपॉन लैम्डा। सी इज द प्रकाश की चाल, या फिर वेव की हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ द वेव। और प्रकाश, अगर वो प्रकाश की तरंग है तो प्रकाश की स्पीड आ जाएगी, अगर वो कोई और तरंग है तो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो जनरली स्पीड ऑफ लाइट ही हम इसे मान के चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3-4 फॉर्मूले थे जो आपको पता होना चाहिए। ओके। अब बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? अब एक बात समझिएगा, हमने अभी वेव के बारे में आपको बताया, तो वेव के बारे में मैंने बताया कि वेव की वेवलेंथ अलग हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की जो वेव्स हैं उनका नाम भी अलग अलग है। तो जब उनका नाम अलग अलग है और मैं उन सबको एक साथ अगर अरेंज करना चाहूं कि कम से लेके ज्यादातर, तो जो मुझे पिक्टोरियल ग्राफ मिलेगा, जो मुझे एक अरेंजमेंट मिलेगा, उसी को मैं क्या कहता हूं? उसी को मैं कहता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक जनरली हम क्या सोचते हैं कि प्रिज्म से हमने कोई लाइट गुजारी, 7 कलर का ये ग्राफ सा मिल गया, और इसी को हमने क्या कह दिया? ये 7 कलर का हमें मिल गया, 7 कलर का विबग्योर, और इसी को हम सोचते थे कि ये स्पेक्ट्रम है। तो फ्रेंड ध्यान दो, ये तो है स्पेक्ट्रम क्योंकि विजिबल लाइट का है, विजिबल लाइट की अरेंजमेंट है वेव की। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितनी कम से लेकर के जितनी ज्यादा से ज्यादा की अरेंजमेंट आप लगा सकते हैं, उस पूरे को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कुल मिला के सारी की सारी वेवलेंथ में, सारी की सारी या फ्रीक्वेंसी में उनको एक अरेंजमेंट बना दो, कम से लेकर के ज्यादा का। ठीक है। उसी को आप क्या कहते हो? उसी को आप स्पेक्ट्रम कहते हो। समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है, समझ गए। तो कुल मिला के अगर मैं सबसे कम फ्रीक्वेंसी से लेकर के सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक की वेव्स को अरेंज कर दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उनका नाम लिखते चला जाऊं, तो मुझे जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी? स्पेक्ट्रम मिलेगी। ठीक है। अब इसमें से केवल विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है वो हम आंखों से देख सकते हैं, बाकी नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या है? पदार्थ के अणु एवं चुंबकीय विद्युत तरंगों की अंतरक्रिया से विद्युत चुंबकीय तरंगें विभाजित हो जाती हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग से प्राप्त चित्र को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। कुल मिला के हमने क्या करा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी, उन्हें विभिन्न पार्टिकल्स के थ्रू, विभिन्न अगर मैं बताऊं तो विभिन्न मशीन्स के थ्रू अलग अलग कर लिया कि भाई अल्ट्रावायलेट को अलग कर लिया, इसकी वेवलेंथ इतनी है, इसको अलग निकाल लो। विजिबल कितनी है, विजिबल को अलग निकाल लो। इंफ्रारेड कितनी है, इसको अलग निकाल लो। माइक्रोवेव की अलग निकाल लो। तो इस तरह से उन सबको जब अलग अलग कर लिया, ठीक है, तो उससे जो हमें मतलब एक तरह से रिकॉर्डिंग पिक्चर मिलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो विजिबल लाइट का तो दिखता है, अल्ट्रावायलेट का एक पर्टिकुलर मतलब एक तरह से डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमें अल्ट्रावायलेट का दिखता है, और इंफ्रारेड का जो होता है वो जनरली हमारे जो टेलीविजन डिवाइसेस पहले आते थे ना, रिमोट कंट्रोल जो सिस्टम होते थे, उनमें दिखता था। ठीक है फ्रेंड्स, इंफ्रारेड को कैसे देखना है वो भी आज बता दूंगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो देख लेना, आज के बाद इंफ्रारेड वेव्स भी आप देखने लग जाओगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ही। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम इसको अरेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम? शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। किसके ऑर्डर में लगाना है? किसी के भी ऑर्डर में लगा लो, चाहे तो वेवलेंथ के और फ्रीक्वेंसी के, ये आपकी मर्जी रहेगी। चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ वेवलेंथ के, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ
वेवलेंथ के, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ फ्रीक्वेंसी के, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ फ्रीक्वेंसी के, किसी के भी ऑर्डर में लगा सकते हो, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब उस स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर वेवलेंथ का क्या नाम है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या नाम बनेगा, वो हम नाम देख लेते हैं। तो देखो स्पेक्ट्रम का टाइप क्या होगा, दैट इज उनका नाम क्या होगा। हम बात करते हैं सबसे पहले कॉस्मिक और गामा रेस की। तो गामा रेस में देखो ये जो एनर्जी होगी ना सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि इधर जाते हुए एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इधर जाते हुए एनर्जी डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। अब आप कहोगे सर एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज क्यों हो रही है, अरे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए डिक्रीज हो रही है। अगर एनर्जी घटी फ्रीक्वेंसी घटी, फ्रीक्वेंसी घटी एनर्जी भी घट गई, ठीक है। तो जो कॉस्मिक रेज होती हैं मैंने बताया, ठीक है, तो कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद ये रेडियो वेव्स तक जाती है जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, कॉस्मिक वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है 3 × 10⁻18 लेवल की होती है, 18 ऑर्डर की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 10⁻18 मान लो, 3 को हटा दो 10⁻18 ऑर्डर की है ये, ठीक है। इससे भी ज़्यादा की, बल्कि 3 × 10⁻18 से ज़्यादा की ऑर्डर की है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बहुत कम हो गई, 10⁻−10 मीटर से भी कम, यानी कि 1 एंगस्ट्रम से भी कम की, 1 एंगस्ट्रम से भी कम की वेवलेंथ हो गई। समझ गए, बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है किसके लिए, कॉस्मिक रेस के लिए। इसी तरह से इससे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ आ जाएगी, फिर आ जाएगी एक्स रेस की 10⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ हो गई। फिर आ गई अल्ट्रावायलेट 10⁻8 के करीब की, ठीक है। ये जनरली हम 10⁻8 भी कह सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे नैनोमीटर में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नैनोमीटर तक की रेंज की भी हो गई। फिर उसके बाद 10⁻6 पर आ जाती है विजिबल, जिसे हम माइक्रोमीटर कहते हैं। तो जो हमारी विजिबल है ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो 10⁻6 है। अब आप सोचो एक बात, अगर मैं आपको आंखों से ये कहूँ कि भैया एक आंखों से ना बहुत छोटा सा पार्टिकल है वो देखना है, आप क्या कहोगे, अरे सर मुझे तो 6 फीट की दूरी से तो चींटी नहीं दिखाई देती, मैं ये कैसे देख रहा हूँ। अब आप सोचो कि आप उस वेव को देख रहे हो जिसकी जो वेवलेंथ है 10⁻6 मीटर की है, दैट इज माइक्रोमीटर की। उस लाइट को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, वो विजिबल है, वो आपको दिखती है, यानी इतनी छोटी चीज आप देख रहे हैं। थिंक अबाउट इट, ठीक है। वो फोटॉन्स की बनी है, वो आप देख रहे हो, उसकी वेवलेंथ को देख रहे हो, ठीक है। तो उससे और ज़्यादा क्या हो जाती है वेवलेंथ, बताओ। ये हमारे किसके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इससे बड़ी क्या हो जाती है, इससे बड़ी आ जाती है IR, फिर IR से बड़ी आ जाती है हमारी माइक्रोवेव, जिनको हम सोचते हैं कि छोटी होनी चाहिए, लेकिन माइक्रोवेव बड़ी होती हैं IR से। और सबसे बड़ी जो हमारी होती है रेडियो वेव्स। अब रेडियो देखो 10⁻3 की रेंज की है, अप टू द 10⁻3। 10⁻3 मतलब 1 किलोमीटर की वेव लेंथ है, यानी एक ही वेव 1 किलोमीटर के रेडियस में जाएगी, इतनी ज़्यादा इसकी वेव लेंथ हो गई, ठीक है। और जब वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई और एनर्जी भी कम हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात क्लियर। अब हमें 3 चीज़ों पे मेन फोकस करना है, दैट इज पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड अवरक्त, दैट इज IR, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात क्लियर, समझ में आया, अच्छे से आपको पता लग गया होगा। चलो अब बात करते हैं कि ये अवशोषण स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है सर, क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसे लिखा हुआ है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्रेंड्स बात आता हूँ अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। अभी मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया, तो जब हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, ये जो सब हम स्टडी कर रहे हैं, इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, इसको हम पूरे को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं सर अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो अवशोषण का मतलब क्या होता है, अवशोषण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, सोख लिया, ठीक है, सोख लिया। मान लो कहीं पे, एक बात बताओ, कहीं पे पानी फैल गया, मान लो पानी था जग में और वो एक फ्लोर पे गिर गया, ठीक है, फ्लोर पे गिर गया। अभी मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास एक फॉर्म थी, ठीक है, तो मुझे इससे पानी एब्जॉर्ब करना है, ये हमारी फॉर्म है, मुझे इससे पानी एब्जॉर्ब करना है। मैंने इस फॉर्म को यहाँ पर लगाया और इसने इतने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, इतने पानी को, ये इसने पानी सोख लिया, यहाँ का पानी सूख गया ना, यहाँ का पानी सूख गया। इसका मतलब जो मुझे वाटर दिख रहा है अब उसमें ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। इसे हम क्या कहते हैं, अवशोषण, सोखना, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम में भी यही हो रहा है, स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम में भी यही हो रहा है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है आपका कि जो भी वेवलेंथ है
उसमें से एक कोई सब्सटेंस था जिसमें से वो वेवलेंथ गई, उसने वो पर्टिकुलर एब्जॉर्ब कर लिया। जब वो एब्जॉर्ब कर लिया तो वो अब्सेंस हो गया, बस। तो किसी रंगीन पदार्थ को प्रिज्म तथा प्रकाश के स्रोत के बीच रखने पर प्रकाश का एक भाग अवशोषित हो जाता है, जिससे उस क्षेत्र में काली पट्टियां दिखाई देती हैं। इस स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बेस्ट क्या होता है, हम इसे विजिबल से, एक्सप्लेनेशन विजिबल से अच्छी समझ में आती है, क्योंकि देखो अल्ट्रावायलेट तो हम देख ही नहीं सकते, तो अल्ट्रावायलेट में हम कह ही नहीं सकते इसमें से कौन सी अब्जॉर्ब हो गई, वो तो जो मशीन होती है उन्हीं से दिखती है। लेकिन विजिबल में हम देख सकते हैं। विजिबल में क्या होता है, हमें पता है 7 के 7 कलर दिखानी चाहिए, एक जो लाइट होती है उसमें 7 के 7 विबग्योर के कलर आने चाहिए। अब इस विबग्योर के कलर में क्या हुआ कि कोई एक सब्सटेंस है, मैं आपको बताता हूँ, मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म में व्हाइट लाइट जब डाली जाती है, व्हाइट लाइट ही कहते हैं सनलाइट को, तो ये क्या करता है, ये 7 कलर्स बनाता है, ये 7 कलर्स बनाता है। इस 7 कलर्स को मैंने क्या करा, एक सैंपल था मेरे पास, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ था, सैंपल उसमें से निकाला। तो इस 7 कलर्स में ये क्या हुआ कि इसने सातों के सातों कलर बाहर निकाले, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वर है जहां से मैं उसे देख रहा हूँ कि कौन कौन से कलर आए। तो मुझे क्या दिखता है भैया कि इन 7 कलर में से कोई एक पर्टिकुलर कलर की जगह डार्कनेस आ गई, ये नहीं, ये कलर जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि जैसे कलर को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या दिखता है, काला ही तो दिखता है। काला कलर बनता ही क्यों है, काला कलर इसलिए बनता है क्योंकि वहां कोई कलर ही नहीं है, वो सारी की सारी उस रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो चीज हमें काली दिखाई देती है। समझ गए, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हुआ कि मान लो ये हमारा फुल स्पेक्ट्रम है, क्या है हमारा फुल स्पेक्ट्रम, और इस फुल स्पेक्ट्रम में से पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई किसी भी सैंपल से, वेवलेंथ एब्जॉर्ब या एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। वेवलेंथ का मतलब क्या है कि उसने उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, उस लाइट में से इतनी वाली वेवलेंथ की जो एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब कर ली, सोख लिया, किसी भी काम में ले लिया आपने, ठीक है। तो वहां क्या होगा, वो अब्सेंस हो जाएगी भाई, वो एनर्जी अब्सेंस हो जाएगी, ठीक है। तो उसी के कारण क्या बनता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बनता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको एक आपके लाइव एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अब देखो लाइव एग्जांपल में एक चीज बताता हूँ। कभी कभी जब हम गैस पे खाना बनाते हैं, गैस पे, ठीक है, तो गैस ब्लू जलती है, ब्लू जल रही है, ब्लू अच्छी सी, कभी कभी येलो भी हो जाती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मान लो हमसे गलती से पानी गिर गया या दूध उबल कर गिर गया, तो आपने देखा होगा उसका ना कलर चेंज हो जाता है, तुरंत से एकदम कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। कई कई बार बीच में ना हमें वो दिखती है कि फ्लेम वहां है ही नहीं, वो थोड़ी सी हट जाती है वहां से, या उसका कलर चेंज हो जाता है। अब वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जो वो सब्सटेंस था उसने पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो वहां पे एनर्जी थी ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब वो एब्जॉर्ब कर लिया, या तो हमें दिखेगी नहीं, या फिर जितनी एब्जॉर्ब कर ली वो नहीं दिखेगी, बाकी की दिखेगी, तो दैट से कलर चेंज हो जाता है। समझ गए इतनी बात। सो दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जनरली जो भी कलर हमें दिखाई देते हैं, एक्चुअली वो कलर जो हमें दिखते हैं वो जनरली इसलिए दिखते हैं कि पर्टिकुलर कलर की लाइट तो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जो बचती है वो हमें दिखती है। मान लो अगर हम बात करें कि कोई सब्सटेंस अगर रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड कलर की एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेड कलर वो सोख लेगा, खत्म कर देगा, तो हमें कौन सा देखेगा, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा, दैट इज ग्रीन। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है वो आगे मैं बता दूंगा आपको, किस कलर का कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, क्योंकि हमें किरचॉफ के लॉ में भी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि भाई पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी किसी सब्सटेंस से एब्जॉर्ब कर ली, तो वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर ली तो उसकी वेवलेंथ भी एब्सेंट हो जाएगी, वेवलेंथ एब्सेंट होते ही क्या होगा, हमें वो एनर्जी वाली लाइट नहीं दिखेगी, तो बाकी बचा वो हमें दिखेगा। तो दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब सेम अल्ट्रावायलेट में आ जाओ, अल्ट्रावायलेट में भी तो बहुत सारी वेवलेंथ होती है, उसमें से पर्टिकुलर किसी सब्सटेंस ने एक पर्टिकुलर रेंज की अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी तो दिख रही है, जो एब्जॉर्ब कर ली वो नहीं दिख रही, बाकी दिख रही है, जो भी मशीन हम ले रहे हैं उसमें बाकी दिख रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोप आता है। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप है जो सिस्टम होता है जिससे हम ये सब स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, वो होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप में सबसे पहली चीज क्या होती है, देखो एक लाइट है, मान लो कोई भी एक लाइट है जिसमें ये सभी कलर्स हैं, ठीक है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री भी दिए हुए हैं, कि हमारे पास कौन सा कलर है, रेड है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन कलर है, ठीक है, ऑरेंज है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होता है, येलो है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट होता है।
तो ये 6 मेन कलर होते हैं, ठीक है। इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता दिए मैंने, रेड का ग्रीन, ऑरेंज का ब्लू और येलो का वायलेट। अब ये कलर की पूरी रेडिएशन, विजिबल कह दो, विजिबल रेडिएशन हमारे एक सबस्टेंस से हमने गुजारी, कोई भी एक सैंपल ले लिया, सबस्टेंस ले लिया, उससे गुजारी। अब ये सबस्टेंस क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, अवशोषण कर रहा है। अब मुझे बताओ, जो ये कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या ये कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है? नहीं, कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वेवलेंथ, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब कोई भी सबस्टेंस अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो हमें उसमें पता है कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफर कहाँ होता है? लो टू हाई एनर्जी लेवल। कहाँ से होता है? लो से हाई एनर्जी लेवल में होता है। अब यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन था, ये जंप करके हायर में चला गया, ठीक है। ये हाई वाला है, ऊपर वाला, नीचे वाला लो है। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, ग्रीन कलर वाले की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, हाई में चला गया। जब ग्रीन कलर वाले की को इसने एब्जॉर्ब करा, जब ग्रीन कलर वाले की को एब्जॉर्ब करा, तो मुझे बताओ अब्सेंट कौन सी लाइट हुई? अब्सेंट कौन सी लाइट हुई? ग्रीन लाइट हुई। ग्रीन लाइट अब्सेंट हो गई, ठीक है। तो बाकी कौन सी लाइट दिखेगी? ऑरेंज और ब्लू भी दिखेगी, येलो और वायलेट भी दिखेगी, और सबसे ज्यादा रेड दिखेगी, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो इस कलर को दबा रहा था वो ही गायब कर दिया, ग्रीन लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। कौन सी दिखेगी? रेड दिखेगी, ठीक है। तो यहां से डिटेक्शन में जब आप देखोगे तो आपको कौन से कलर की लाइट दिखेगी? रेड, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? दैट्स इट। तो अगर उसने ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब किया तो रेड दिखेगी, ब्लू को करता तो ऑरेंज दिखती, ऑरेंज को करता तो ब्लू दिखती। तो कुल मिला के वो अब्सेंट हो जाता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें ज्यादा दिखाई देने पड़ता है, ठीक है। और इसी से हमारा क्या बनता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है। तो ये तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है कि जोन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ। अब दिखता क्या है? उससे बनता है ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रा, जो हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, जो आगे दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिटेड रेडिएशन, ठीक है, जो हमें आगे दिखेगी। और कौन से कलर की दिखेगी सबसे ज्यादा? रेड कलर की दिखेगी, बाकी सब भी, लेकिन रेड कलर सबसे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द सिंपल सेटअप ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोप। फ्रेंड्स, इस पार्ट की वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, और अच्छे से समझाता रहूँगा, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना लेंगे ताकि आप इजीली देख सकें। आई होप कि ये तो बिल्कुल बेसिक जो चीज़ है वो तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो चलेगा वो चलेगा स्पेक्ट्रोस्कोप में अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट को समझाने से पहले 3 टाइप के जो अल्ट्रावायलेट होते हैं, मतलब 3 टाइप के जो स्पेक्ट्रम बनते हैं, वो आपको बेसिक बता दूंगा, फिर अल्ट्रावायलेट पे चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।